ईरान और अमेरिका, ये एक ऐसा रिश्ता है जिसे समझने में दशकों लग गए और ना जाने कितने अरबों डॉलर खर्च हो गए। लेकिन सवाल आज भी वही है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है, खासकर तब जब ईरान को पहली न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी किसी और ने नहीं बल्कि खुद अमेरिका ने ही दी थी। तो फिर ऐसा क्या बदल गया कि अमेरिका अब उसी टेक्नोलॉजी को खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है? तो चलिए आज इसी पूरी कहानी को परत दर परत खोलकर देखते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि दुनिया के दूसरे कोने में चल रही ये दुश्मनी इतनी मायने क्यों रखती है। देखिए, बात यह है कि ये सिर्फ इन दो देशों की बात है ही नहीं। ईरान मिडिल ईस्ट का कोई आम देश नहीं है, बल्कि ग्लोबल एनर्जी पॉलिटिक्स का एक बहुत बहुत बड़ा खिलाड़ी है। उसके पास इतने तेल और गैस के भंडार हैं कि वो अकेले ही पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई को हिला सकता है। सोचकर देखिए, जब भी इन दोनों देशों में टेंशन बढ़ती है तो होता क्या है। सबसे पहले पूरी दुनिया में तेल की कीमतें आसमान छूने लगती हैं। फिर पूरे मिडिल ईस्ट में प्रॉक्सी वॉर यानी छद्म युद्ध शुरू हो जाते हैं। और तो और एक बड़े विनाशकारी युद्ध का खतरा मंडराने लगता है। और आखिर में इन सब का असर पड़ता है हमारी आपकी यानी पूरी दुनिया की आर्थिक सुरक्षा पर। लेकिन यकीन करना मुश्किल है कि हमेशा से ऐसा नहीं था। जी हाँ, एक वक्त था जब अमेरिका और ईरान बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, सहयोगी थे। तो चलिए जरा टाइम में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि आखिर ये दोस्ती दुश्मनी में बदली कैसे। इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया 1951 में। तो हुआ ये कि ईरान के जो प्रधानमंत्री थे मसादिक, उन्होंने एक बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा, ईरान का तेल ईरानियों का है, और पूरे तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया, जिसका कंट्रोल तब ब्रिटेन के पास था। अब ये बात अमेरिका और ब्रिटेन को जाहिर है बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने मिलकर ऑपरेशन एजैक्स नाम का एक सीक्रेट ऑपरेशन चलाया। मसादिक की चुनी हुई सरकार को गिरा दिया, उन्हें जेल में डाल दिया और अपनी कठपुतली यानी शाह को ईरान की गद्दी पर बिठा दिया। अब जाहिर है ईरान के लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी बेइज्जती थी। उनके जहन में ये बात घर कर गई कि अमेरिका लोकतंत्र की बातें तो करता है, लेकिन उसने सिर्फ तेल के लालच में उनकी चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका। और बस यहीं से अमेरिका मुर्दाबाद जैसे नारों की नींव पड़ी। तो तख्तापलट के बाद ईरान बन गया अमेरिका का एक पक्का वाला दोस्त। अमेरिका उसे सोवियत यूनियन के खिलाफ एक बफर स्टेट, मतलब एक ढाल की तरह इस्तेमाल करना चाहता था। और मजे की बात देखिए, इसी दोस्ती को और पक्का करने के लिए 1957 में एटम्स फॉर पीस प्रोग्राम के तहत अमेरिका ने खुद ईरान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग दी। कितना बड़ा विरोधाभास है ना? फिर आया साल 1974 और अमेरिका ने एक ऐसा दाव खेला जिसने पूरी दुनिया का खेल ही बदल दिया। उसने सऊदी अरब के साथ एक डील की। डील बहुत सीधी साधी थी। पहली बात, दुनिया में कहीं भी तेल बिकेगा तो पेमेंट सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी डॉलर में होगी। दूसरी बात, तेल बेचकर जो ये डॉलर मिलेंगे, जिन्हें पेट्रो डॉलर कहा गया, उन्हें वापस अमेरिका की इकॉनमी में ही इन्वेस्ट करना होगा। और इसके बदले में अमेरिका देगा इन तेल वाले देशों को सुरक्षा की पूरी गारंटी। बस इस एक सिस्टम ने डॉलर को दुनिया का राजा बना दिया। तो अमेरिका का ये बनाया हुआ सिस्टम एकदम बढ़िया चल रहा था, सब कुछ कंट्रोल में था। लेकिन फिर आया साल 1979 और इस एक साल ने मिडिल ईस्ट में अमेरिका के पूरे दबदबे को हिलाकर रख दिया। ईरान में हो गई इस्लामिक क्रांति। अयातुल्लाह खुमैनी वापस आए और उन्होंने अमेरिका के चहेते शाह को देश से बाहर का रास्ता दिखा दिया। ईरान अब एक इस्लामिक रिपब्लिक था और लोगों का गुस्सा, अमेरिका के खिलाफ गुस्सा इतना ज्यादा था कि कुछ स्टूडेंट्स ने तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर ही धावा बोल दिया और वहां के 52 डिप्लोमेट्स को 444 दिनों तक बंधक बनाए रखा। बस एक ही झटके में ईरान में अमेरिका का पूरा खेल खत्म हो गया। अब इस क्रांति के बाद ईरान के लिए एक नई हकीकत सामने आई। उसने देखा कि अमेरिका ने इराक में सद्दाम हुसैन के साथ क्या किया। उसे एक बात साफ साफ समझ आ गई कि अगर आप अमेरिका की हिट लिस्ट पर हैं तो आपका जाना लगभग तय है। अगर अमेरिका जैसी सुपर पावर से बचना है, अपना वजूद बचाना है, तो सिर्फ एक ही तरीका है, एक ही गारंटी है, अपना खुद का न्यूक्लियर हथियार। अच्छा, तो ये न्यूक्लियर हथियार आखिर बनता कैसे है? देखिए, इसका सारा राज एक प्रोसेस में छिपा है जिसे कहते हैं यूरेनियम एनरिचमेंट। इसको बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। जमीन से जो यूरेनियम निकलता है ना, वो कच्चा होता है। उसमें से जो असली काम की चीज है यानी U-235, उसकी मात्रा को बढ़ाने का जो प्रोसेस है, बस उसी को एनरिचमेंट कहते हैं।
और मजे की बात यह है कि सारा खेल इसी परसेंटेज का है। अगर आप यूरेनियम को सिर्फ 3 से 5% तक एनरिच करते हैं तो उससे आप बिजली बना सकते हैं, मतलब शांतिपूर्ण काम के लिए। लेकिन अगर आप इसी एनरिचमेंट को खींचकर 90% तक ले गए तो वही यूरेनियम एक खतरनाक न्यूक्लियर बॉम्ब बन जाता है। तो जैसे ही अमेरिका और इजराइल को भनक लगी कि ईरान गुपचुप तरीके से अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम फिर से शुरू कर रहा है, एक सीक्रेट वॉर, एक गुप्त युद्ध छिड़ गया। ये कोई आम लड़ाई नहीं थी। इसमें स्टक्सनेट जैसे खतरनाक कंप्यूटर वायरस से ईरान के न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूज को तबाह किया गया। उनके टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट के साथ अजीब से एक्सीडेंट्स होने लगे और साथ ही ईरान पर कड़े से कड़े आर्थिक प्रतिबंध थोप दिए गए। अब ये जो तनाव लगातार बढ़ रहा था, इससे कम करने के लिए 2015 में एक बहुत बड़ी एक ऐतिहासिक डील हुई। इसका नाम था JCPOA। डील बहुत सीधी थी। ईरान ने कहा, ठीक है, हम अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को 3.67% पर लिमिट में रखेंगे और आप हमारे ऊपर से ये सारे आर्थिक प्रतिबंध हटा लो। दुनिया की बड़ी शक्तियों ने कहा मंजूर है, और ऐसा लगा कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर आया साल 2018 और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने अचानक एक तरफा इस डील को तोड़ दिया। उनका तर्क क्या था? उनका कहना था कि ये डील असल में एक धोखा है, एक जाल है। इससे ईरान को पैसा भी मिल जाएगा, वो और मजबूत हो जाएगा और फिर उसे परमाणु बम बनाने से कोई नहीं रोक पाएगा। और इस डील के टूटने का नतीजा वो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा कई लोग डर रहे थे। जो ईरान डील की वजह से सिर्फ 3.67% पर रुका हुआ था, उसने देखते ही देखते अपना एनरिचमेंट लेवल 60% से भी ऊपर पहुंचा दिया, यानी बम बनाने से बस एक कदम दूर। अब ईरान को ये बात तो साफ थी कि वो अमेरिका से सीधी जंग नहीं जीत सकता, तो उसने अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बदल दी। उसने एक नई रणनीति अपनाई जिसे कहते हैं एसिमेट्रिक वॉरफेयर। मतलब आमने सामने की लड़ाई करने के बजाय ऐसे तरीके अपनाओ कि दुश्मन को तो भारी नुकसान हो, लेकिन आपका खर्चा और रिस्क दोनों कम से कम हो। तो इस नई रणनीति के तहत ईरान ने अपने 3 मुख्य हथियार तैयार किए। पहला, प्रॉक्सी ग्रुप्स, यानी लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूती, इन जैसे ग्रुप्स को पैसा और हथियार दो ताकि वो अमेरिका के दोस्तों को परेशान करते रहें। दूसरा, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर अपनी पकड़ मजबूत करो। ये वो पतली सी जगह है जहां से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है। और तीसरा, सस्ते लेकिन बहुत असरदार ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल करो। और आपको पता है, ये स्ट्रैटेजी काम भी गजब का करती है। अब बस ये आंकड़े देखिए। ईरान का बनाया एक ड्रोन, उसकी कीमत होती है करीब $20,000। ठीक, अब उस एक ड्रोन को हवा में मार गिराने के लिए अमेरिका जो पैट्रियट मिसाइल चलाता है, उसकी कीमत है $4 मिलियन से भी ज्यादा। मतलब ईरान बहुत कम खर्चे में अमेरिका और उसके दोस्तों को अरबों डॉलर का चूना लगा देता है। तो ईरान की चालाकी ये है कि वो सीधे अमेरिका से नहीं भिड़ता। वो अमेरिका के जो सहयोगी है ना, खाड़ी देश, उनकी दुखती रग पर हाथ रखता है। वो अच्छी तरह जानता है कि इन अमीर देशों की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। उनका पीने का पानी, उनका 90% खाना, उनकी पूरी की पूरी इकोनॉमी, सब कुछ उसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते पर टिकी है। और ईरान बस इसी कमजोरी को अपने सबसे बड़े हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। और अब आते हैं आज की सबसे चिंताजनक बात पर। अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान आज की तारीख में सिर्फ 12 दिन के ब्रेकआउट टाइम पर खड़ा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर ईरान आज फैसला कर ले तो वो सिर्फ 12 दिनों के अंदर अंदर एक न्यूक्लियर बम बनाने के लिए जरूरी यूरेनियम तैयार कर सकता है। तो सोचिए हम आज कहाँ खड़े हैं। एक तरफ ईरान है जो न्यूक्लियर बम बनाने से बस कुछ ही दिन दूर है, दूसरी तरफ अमेरिका और बाकी दुनिया है। पुरानी डील टूट चुकी है, प्रतिबंध काम नहीं कर रहे और सीधी सैन्य कार्रवाई का मतलब है एक बहुत बड़ा युद्ध। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या इस 70 साल पुराने संघर्ष और इस खतरनाक गतिरोध से बाहर निकलने का कोई रास्ता बचा भी है।